स्वागत है आपका न्यायपथ में। हमने पिछले लेक्चर में प्रेम्बल तक पढ़ लिया था और आज हम यूनियन ऑफ टेरिटरी से लेके सिटीजनशिप का टॉपिक पढ़ेंगे। यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 1 में दिया है। यूनियन ऑफ स्टेट टर्म का यूज सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में किया था। कैसा यूनियन? इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। वहीं फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन होता है अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। अभी आर्टिकल 1 क्लॉज 1 यूनियन की बात करता है, जो नैरो टर्म है। यदि हम थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो है टेरिटरी, जिसकी बात आर्टिकल 1 क्लॉज 3 करता है। इंडिया में कुल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन। एडमिशन किसकी होती है? जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज टेरिटरी है। और इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट किसकी होती है? जो नॉन रिकॉग्नाइज टेरिटरी है। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की बात करता है आर्टिकल 2, और ये कौन करता है? तो हमारा पार्लियामेंट। आर्टिकल 3 की बात की जाए तो ये बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ स्टेट्स। पार्लियामेंट जो है एक नया स्टेट बना सकता है किसी टेरिटरी को सेपरेट करके, दो स्टेट को मिलाकर, दो स्टेट के पार्ट को मिलाकर, किसी टेरिटरी के पार्ट और स्टेट के पार्ट को मिलाकर पार्लियामेंट जो है नया स्टेट बना सकती है, या फिर किसी स्टेट के एरिया को बढ़ा सकती है, या फिर घटा सकती है, या उसकी बाउंड्री को अल्टर कर सकती है, या उसका नाम बदल सकती है। जैसे अभी केरला हो गया केरला। आर्टिकल 3 का प्रोवाइजो क्या बात करता है? सबसे पहले तो प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है बिल, है ना, और फिर प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर को वो रेफर किया जाता है कि उनका व्यू पॉइंट भी ले लिया जाए। पर यहाँ रेफर वर्ड का यूज किया गया है, मतलब प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द स्टेट। हाँ भाई, मन रखने के लिए उनका व्यू पॉइंट ले लिया जाता है। अच्छा, आर्टिकल 3 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर नहीं करती कि वो इंडिया की टेरिटरी सीड करे, मतलब गिव अप करे। ये करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत होती है, और ये बातें हेल्ड हुई थी री बेरूबेरी केस में। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एस सेन गुप्ता 1990 का केस है, जिसमें पूछा गया था कि लीज सक्सेशन हो सकता है क्या इंडिया की टेरिटरी का? तो नहीं, आर्टिकल 3 इसके लिए भी एम्पावर नहीं करती। इंडिया के जो स्टेट हैं वो 4 ग्रुप में बनाए गए थे। पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स और पार्ट डी स्टेट्स। पार्ट ए में थे ब्रिटिश इंडिया के स्टेट और गवर्नर के प्रोविंसेस, ये 9 थे नंबर में। पार्ट बी में थे प्रिंसली स्टेट, जो बड़े राज्य थे, ये भी 9 थे। पार्ट सी स्टेट्स में थे स्मॉल प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश चीफ कमिश्नर, ये टोटल 10 थे। और पार्ट डी में एकमात्र था अंडमान एंड निकोबार। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, ये 1948 में आया था और इसके चेयरमैन थे एस.के. थर। इस कमीशन ने क्या कहा कि इंडिया का जो डिवीजन है वो शुड नॉट बी ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। फिर जेवीपी कमेटी आई, ये भी 1948 में आई थी। लिंग्विस्टिक वाली आई थी जून 1948 में, और ये आई दिसंबर 1948 में। जेवीपी कमेटी में कौन कौन थे? जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, जो गांधी जी के करीबी थे। इस कमेटी ने भी कहा कि देयर शुड बी नो डिवीजन ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। 1953 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जो भाषा के आधार पे सेपरेट हुआ था। इसके पीछे थे श्री रामुलु, उन्होंने भूख हड़ताल की थी इसके लिए, और उनका निधन भी हो गया था। उसके बाद आंध्रा सेपरेट हुआ लिंग्विस्टिक बेसिस पे, आंध्रा का डिवीजन हुआ लिंग्विस्टिक बेसिस पे। उसके बाद फजल अली कमीशन रिपोर्ट आई, इसमें था कि डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 का। इस कारण फर्स्ट स्ट्रक्चरल चेंज हुआ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के रूप में। 1 नवंबर 1956 तक अपने देश में 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी। NCR 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। अब आते हैं सिटीजनशिप पे। पहला सवाल उठता है, हु आर सिटीजन्स? सिटीजन्स या तो डोमिसाइल से आते हैं, या फिर सिटीजन हु कम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, या फिर वो जो पाकिस्तान गए पार्टीशन के बाद और फिर इंडिया वापस आ गए। तो
तो इंडिया फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप, जो रोड मैप है फ्रेटर्निटी के लिए। हमारा जो संविधान है वो सिटीजनशिप के संबंध में दो एस्पेक्ट पूरे करता है। पहला, आइडेंटिफाई सिटीजन्स एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा, दे गिव पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक फ्यूचर लॉज ऑन सिटीजनशिप। अब बात करते हैं डोमिसाइल की। डोमिसाइल क्या होता है, ये केस लॉ में बताया गया था, अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। डोमिसाइल क्या है, ये परमानेंट होम है, मतलब इंटेंशन होता है बंदे का कि वो वहां पे परमानेंटली रहेगा। सीधे सरल शब्दों में, मियर रेसिडेंस इज नॉट डोमिसाइल। अच्छा, 19 जुलाई 1948 से पहले तक जिनको पाकिस्तान जाना था वो जा सकते थे, जिनको पाकिस्तान से इंडिया आना था वो आ सकते थे। 19 जुलाई 1948 को ये जो फ्री आना जाना है वो क्लोज हो गई और परमिट सिस्टम चालू हो गई। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस कादिर 1961, इस केस में ये सवाल उठा कि डोमिसाइल तय कौन करेगा, तो कोई भी क्वासी जुडिशियल बॉडी या इंक्वायरी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करेगी। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया था बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 5 बार अमेंड हुआ, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2019। 11 दिसंबर 2019 को ये लास्ट बार अमेंड हुआ। क्या था ये था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से कोई इंडिया आया हो और वहाँ उसने रिलीजियस प्रोसिक्यूशन झेला हो तो वो एलिजिबल है फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। किसी आदमी को सिटीजनशिप कैसे मिल सकता है? बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय एक्विजिशन ऑफ एनी टेरिटरी। बाय बर्थ ये 1986 के अमेंडमेंट से आया था। कोई पर्सन है, उसका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ है, तो इस कंडीशन में वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। उसके पेरेंट्स का कोई भी नेशनलिटी हो, इससे मतलब नहीं है। 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक। अब 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 तक कम से कम एक पेरेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। अब 3 दिसंबर 2004 के बाद किसी का भी जन्म हो, उसके दोनों पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या फिर और वो बॉर्न इन इंडिया भी होने चाहिए, या फिर एक पेरेंट सिटीजन ऑफ इंडिया है तो दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। बाय डिसेंट क्या होता है? यह 1992 के अमेंडमेंट से आया था। एनी पर्सन हु इज बोर्न ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 पर 10 दिसंबर 1992 से पहले जिसका जन्म हो गया और उसके पिता सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वो बाय डिसेंट सिटीजन ऑफ इंडिया रहेगा। 2003 के अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ कि 3 दिसंबर 2004 से अगर कोई बच्चा इंडिया के बाहर जन्म ले तो सिटीजन बाय डिसेंट नहीं होगा अनलेस उसका बर्थ रजिस्टर्ड हो वहां की इंडियन एम्बेसी काउंसलेट के पास विद इन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसमें क्या है, एफिडेविट देना होता है कि द चाइल्ड हैज नो अदर पासपोर्ट। अब रजिस्ट्रेशन ये किसका होता है? जो इलीगल माइग्रेंट ना हो और इंडियन ओरिजिन का हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो और आउट ऑफ 8 ईयर्स 7 ईयर्स इंडिया में हो, और उन 7 ईयर्स में भी बाइफर्केशन होता है। इन 7 ईयर में 1 ईयर जो है अप्लाई के बाद, जो अप्लाई के बाद का 1 ईयर उसमें उसे इंडिया में ही प्रेजेंट रहना होगा। नेचुरलाइजेशन क्या होता है? कोई आदमी है, उसे इंडिया में सिटीजनशिप चाहिए तो आउट ऑफ 14 ईयर्स 11 ईयर्स इंडिया में रहना है और अप्लाई करने के 1 इमीडिएट ईयर उसे इंडिया में रहना है, प्लस गुड कैरेक्टर होना चाहिए उसका और एडिक्वेट नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट गिवन इन 8 शेड्यूल। जितनी भी भाषाएं दी हुई है उसमें से किसी एक भाषा में उसे एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए। यदि उसे सिटीजनशिप मिल जाती है तो उसका इरादा इंडिया में ही रहने का होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।